नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा की जाने वाली एक बड़ी भूल के बारे में, जो कि भारत पिछले कई सालों से करता है, बट अब ऐसा लगता है कि भारत इस भूल को सुधारने की तरफ जो पहला कदम उठाया जाना था वो भारत ने यहाँ पर उठा लिया है। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन के 4 देशों का एक कॉमन डिफेंस प्रोग्राम, जिसको यूरोड्रोन के नाम से जाना जा रहा है, जिसके तहत एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम यहां पर बनाया जाना है। इन शॉर्ट कहें तो एक यूएवी बनाया जाना है। तो जिस तरह का MQ-9B प्रेडेटर यूएवी है अमेरिका का, उसी के कंपैरिजन का एक यूएवी यहां पर बनाया जाना है। तो जैसे भारत ने MQ-9B प्रेडेटर को यहां पर परचेज किया, तो भारत की जो रिक्वायरमेंट है मेल यूएवी की वो बहुत ज्यादा है और इसी के लिए भारत ने इस प्रोग्राम को यहां पर ज्वाइन किया है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, उस भूल के बारे में जानेंगे जो कि भारत पिछले कई सालों से करता आया है। इस प्रोग्राम से भारत को क्या मिलने वाला है और जो हमारे फ्यूचर में आने वाले प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के स्टेल्थ फाइटर का हो या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूएवीज के हमारे प्रोग्राम्स हो, उनके ऊपर आज इस लिए गए फैसले का किस तरह असर पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, यूरोड्रोन प्रोग्राम जो कि यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम OCCAR है, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट एंड कोऑपरेशन, जो कि एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन नेशंस की, जिसमें यूके, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश आते हैं। तो इन देशों में से 4 देशों ने मिलकर के एक प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च किया, जिसका नाम यूरोड्रोन प्रोग्राम रखा गया, जिसके तहत एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी यहाँ पर बनाया जाना है। और ये यूएवी लगभग MQ-9B प्रेडेटर जो कि अमेरिका का ड्रोन है उसके कंपेरेबल होगा। तो यूरोप के अंदर जो MQ-9B प्रेडेटर को रिप्लेस करने के लिए ड्रोन बनाया जाना है वो ये ड्रोन होने वाला है, जो कि आने वाले दिनों में दुनिया के बेस्ट ड्रोन में से एक काउंट होने वाला है। अगर बात करें इसकी कैपेबिलिटीज की, तो ये एक ट्विन इंजन बेस्ड ड्रोन है जिसकी एंड्योरेंस लगभग 40 घंटे की होगी। इसके अलावा ये 2.3 टन का वेट भी ले जा सकता है, जो कि MQ-9B प्रेडेटर जो कि 1.7 टन ही ले जा सकता है उससे काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी ऑपरेशनल रोल्स की, तो ये कई तरह के ऑपरेशनल रोल्स को यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है, जिसमें रिकॉन्सेंस, सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग मिशंस होते हैं। इसके अलावा ये मल्टी मिशन मोड्स में भी जो है ये फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस को भी ये कैरिड आउट कर सकता है। तो कई तरह के मिशंस को पूरा करने की काबिलियत ये ड्रोन रखता है। ये एक AI असिस्टेड ड्रोन है, तो ये कई तरह के ऐसे काम भी कर सकता है जो कि आज के दिनों में बहुत सारे ड्रोन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रोन होने वाला है। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2016 में और इसको 2027-28 तक कंप्लीट किया जाना था। हालांकि यहां पर कुछ डिले जरूर हुए हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात करें इसकी लागत की, तो ये लगभग $7.3 बिलियन का एक प्रोग्राम है जो कि यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि इसकी कॉस्ट भी यहां पर पिछले कई सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर बात करें इसके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की, तो इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन, ये 4 देश हैं। तो इन 4 देशों की जो टॉप कंपनीज हैं, जैसे कि यहां पर जर्मनी की कंपनी एयरबस जो कि एक्चुअली इस प्रोग्राम को लीड कर रही है, वो इस प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा फ्रांस की डेजॉल्ट एविएशन जिसने रेफाल बनाया है वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा इटली की लियोनार्डो। तो इस तरह से जो दुनिया की बेस्ट एविएशन कंपनीज हैं वो इस ड्रोन प्रोग्राम को यहां पर कैरिड आउट किए हुए हैं। तो इस तरह से ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रोन प्रोग्राम जो है यूरोप में चल रहा है, जिसमें भारत को एज अ ऑब्जर्वर अब यहां पर ज्वाइन कराया गया है। और भारत यहां दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो कि एज अ ऑब्जर्वर यहां पर ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले जापान को भी इस प्रोग्राम में एज अ ऑब्जर्वर यहां पर ज्वाइन कराया गया था, जिसने इस प्रोग्राम को नवंबर 2023 में एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया था। तो भारत और जापान एशिया पैसिफिक से 2 ऐसे देश हो गए जिन्होंने इस प्रोग्राम को एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया हुआ है। अब भारत ने अब यहां पर एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया, तो भारत को यहां पर क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, बेसिकली एज अ ऑब्जर्वर भारत को यहां पर 2 चीजों का एक्सेस होगा। एक तो यहां पर जो टेक्निकल एक्सेस है, पूरा जो टेक्नोलॉजिकल यहां पर इनोवेशन हो रही है, डेटाज हैं, वो सारे भारत को यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारत को यहां पर जो ऑर्डर प्लेस करने का जो राइट है वो यहां पर भारत को मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कभी किसी देश के साथ जब हम किसी हथियार को खरीदते हैं तो वहां पे पहले सरकार उस कंपनी को जो कि वो हथियार बना रही है उसको पहले अलाउ करती है कि हाँ भाई आप इस कंट्री को ये वेपन सेल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में भारत जब एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लेगा तो यहां पर भारत को किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। भारत डायरेक्टली यहां पर इस वेपन के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो भारत को एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर यहां पर एंट्री मिल रही है और एज अ पोटेंशियल बायर यहां पर एंट्री मिल रही है। तो
इस तरह से भारत इस पूरे प्रोग्राम को एज अ ऑब्जर्वर भी जो है चेक कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सक्सेस हैं। तो भारत अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो अपने लेवल पे कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि भारत को टेक्निकल नो हाउ यहाँ पर पता चलेंगे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन मैथोडोलॉजी, डिज़ाइन कंसेप्ट जो है यूरोप के, वो उसका यहाँ पर भारत को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि भारत पिछले कई सालों से ड्रोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया है। हमारा रुस्तम हो या फिर हमारे जितने भी हमने अभी तक ड्रोन्स बनाए हैं, निशांत है, रुस्तम है, और रिसेंटली आर्चर एनजी ड्रोन्स हैं, तो जितने भी हमारे ड्रोन प्रोग्राम्स हैं वो उस हद तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस हद तक हम उनको पहुंचाना चाहते थे। हमारे सारे ड्रोन प्रोग्राम्स उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए जो कि हम अपने लेवल पर अचीव कराना चाहते थे। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर भारत को बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड ना करते हुए भी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली जो एक्सेस है वो यहाँ पर मिल रही है भारत को। अगर आने वाले दिनों में भारत देखता है कि जो प्रोडक्ट है यानी कि जो यूरो ड्रोन है वो काफ़ी जो है कैपेबल है, तो भारत यहाँ पर इसके ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से ये भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डोर ओपन करने जैसा है जहां पर भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत का इस मल्टीनेशनल यूरोपियन प्रोग्राम को ज्वाइन करना एक तरह से हिस्टोरिकल है, क्योंकि भारत आज से पहले इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को भारत ने ज्वाइन नहीं किया था। रिसेंट में देखें तो भारत ने रशिया का एक प्रोग्राम जो कि FGFA था, जिसके तहत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनना था, तो ये जो SU-57 रशिया ने अभी बनाया अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये उसी प्रोग्राम के तहत बन करके निकला है, जिसको भारत ने बहुत पहले ही शुरुआत में ही छोड़ दिया था। हालांकि उस समय भारत ने एमका के ऊपर फोकस करना जो है ज़्यादा सही समझा था, और ये कभी ना कभी कंट्रीज के लिए एक अच्छी अप्रोच होती है कि वो अपने सिस्टम्स को इंडिजीनियसली ही बनाती हैं। बट वेपन्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वेपन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे देश अपने लेवल पर भी कभी कभी जो है डेवलप नहीं कर पाते। फ्रांस, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, यूके है, तो ये वो देश हैं जो कि बहुत पुराने समय से ही एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। अगर बात करें डेजोल्ट एविएशन की तो लगभग 100 ईयर्स पुरानी कंपनी है, तो 100 साल से ये जो देश हैं वो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। बट फिर भी ये कॉमन कंसोर्टियम्स बनाते हैं, कॉमन प्रोग्राम्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमन प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करने से एक तो आपकी जो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है। जब बहुत सारी कंपनीज एक साथ आती हैं तो बहुत सारे माइंड्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वो अपने साथ लेकर के आती हैं, बहुत सारी टेक्निकल नो हाउस वो लेकर के आती हैं। तो जहां एक दिमाग लगता है वहां पर एक से ज़्यादा दिमाग लगने से वो जो टास्क है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और यूरोप में तो बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स आज से पहले रहे हैं। अगर बात करें जैगवार की, जिसको फ्रांस और यूरोप ने मिलकर के बनाया था, तो ये भी एक इसी तरह के कॉमन प्रोग्राम से बन करके निकला था। इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून इसी तरह के एक प्रोग्राम से बन करके निकला है। आज के दिन में जो टाइगर हेलीकॉप्टर है वो इस तरह के एक प्रोग्राम से बन रहा है, और बहुत सारे इस तरह के और भी वेपन्स बनाए जा रहे हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज एक साथ मिलकर के इन प्रोग्राम्स को चला रही हैं। इसके अलावा जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है यूरोप में, वो इसी तरह के मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है, जहां यूरोप में 2 ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें एक FCAS है जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोग्राम जहां पर यूके, जापान और इटली एक साथ मिलकर के GCAP नाम का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये 2 प्रोग्राम्स यूरोप में चल रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को इन दोनों प्रोग्राम्स का ऑफर दिया जाए, क्योंकि आज के दिन में जर्मनी ने जिस तरह से यूरोड्रोन प्रोग्राम में भारत को इंडक्ट करा है, तो जर्मनी और भारत का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो बढ़ रहा है। फ्रांस भारत का एक अच्छा दोस्त है, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा जापान और यूके के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से इन प्रोग्राम्स में हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को एंट्री दी जाए। भारत इनको ज्वाइन करता है या नहीं करता है, ये भारत की उस समय की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, पर मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आज तक भारत इन प्रोग्राम्स को अवॉइड करता है, और यही भारत की बहुत बड़ी भूल रही है। भारत के सामने इस तरह के प्रोग्राम्स की सक्सेस स्टोरी भी है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जहां पर भारत और रशिया ने मिलकर के इस वेपन को बनाया है। तो हो सकता है कि भारत यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर के भी इसी तरह के वेपन्स को बनाए। हालांकि भारत को अमेरिका पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वैसे तो इस तरह के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता नहीं है, बट अगर करेगा भी आगे आने वाले दिनों में, तो भारत को अमेरिका के बजाय यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो मुझे भारत द्वारा इस प्रोग्राम को एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किए जाने की, ये जो भारत ने
ने स्टेप लिया है, यहाँ पर जो भारत की अप्रोच चेंज हुई है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ऐसा लगता है कि भारत आने वाले दिनों में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को और भी ग्रैब करेगा, क्योंकि भारत को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, भारत के साथ दुनिया के देश कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और भारत उसको डिनाई कर देता है। वहीं अगर चाइना को आज के दिन में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो चाइना कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। चाइना को मजबूरी में ये सारे वेपन्स अपने इंडिजिनस लेवल पर बनाने पड़ते हैं, कहीं से टेक्नोलॉजी चुरानी पड़ती है, पर भारत को दुनिया के देश अपफ्रंट से आके हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बट फिर भी भारत अगर अपने स्टबननेस की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टबननेस जरूर है कि हम इस सिस्टम को अपने आप ही बना लेंगे। देखिए, अब अपने आप बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वेपन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो जिस तरह का एक्सपीरियंस हमने LCA के साथ किया है, तो हम नहीं चाहते कि इसी तरह का एक्सपीरियंस हम आने वाले दिनों में फ्यूचर वेपन्स के साथ भी करें। हमें इंटरनेशनल में जो इनोवेशंस हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके साथ भी मैचअप करना है। चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके बैठा है और हमारे पास अभी 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही तैयार नहीं हो पा रहा है, तो हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हमें मैचअप करना है इस जो एक टेक्नोलॉजिकल गैप दोनों देशों के बीच में हुआ है, भारत और चाइना के बीच में, तो इसके लिए हमें दुनिया के देशों की मदद कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है भारत बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करे, और अगर भारत ये सब ज्वाइन करता है तो भारत चाइना को बहुत जल्दी मैचअप कर पाएगा। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।